महीनों तक नकारने, दिखावा करने और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आखिरकार सरकार को सच मानना ही पड़ा। देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर जा रहा है और महंगाई ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अपने गेहूं से पूरी दुनिया का पेट पालने जैसी बात अब हम नहीं कर सकते। पिछले महीने ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़े गर्व से कहा था कि महंगाई नियंत्रण में है और वो अर्थव्यवस्था में और पैसा डालते रहेंगे। 2 महीने बाद ही इस पॉलिसी का आकलन होना था, लेकिन बीच में ही जैसे अचानक नींद से उठते हुए शक्तिकांत दास ने इस फैसले को उलट डाला। आरबीआई ने अपने ऋण दर को 0.4% और कैश रिजर्व रेशियो को 0.5% से बढ़ाने का फैसला लिया। Well, breaking news coming in, the RBI has increased policy repo rate by 40 points. और इस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था में पैसा डालने के बजाय महंगाई पर नियंत्रण लाने के लिए अर्थव्यवस्था से पैसा निकालना शुरू कर दिया। साथ ही सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में 8 रुपए और डीजल में टैक्स में 6 रुपए कम किए। कुछ आयात सामग्री पर टैक्स बढ़ाया और कुछ अन्य सामग्रियों पर कम कर दिया। लग रहा है कि किसी ने बटन दबा दिया है और चारों तरफ खतरे की घंटियां बज रही हैं। सरकार अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। स्वागत है हमारा पैसा हमारा हिसाब में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिससे महंगाई को मापा जाता है, 8 साल में सबसे ऊपर 7.8% पर पहुंच गया है। वहीं पिछले महीने खाद्य महंगाई और भी ऊपर 8.4% पर पहुंच गई थी। आज पूरी ही दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक सभी इससे प्रभावित है और हम सब जानते ही हैं कि इन सब के कारण श्रीलंका में क्या हुआ। महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। सामग्रियों के मूल्य में, खासकर तेल की कीमत में उछाल इसका एक कारण है। नहीं, यूक्रेन के युद्ध के साथ इसकी शुरुआत नहीं हुई। ये तो युद्ध के पहले ही 77% बढ़ चुका था। महंगाई की दूसरी वजह है महामारी के कारण वैश्विक सप्लाई चेन का ठप पड़ जाना। माल को यहाँ से वहाँ ले जाने वाली परिवहन सेवाओं की लागत आसमान छू गई है। तीसरा कारण है उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का गिर जाना, जिससे आयात की लागत बढ़ी है। अब विदेशी पूंजी निवेश पहले की तरह नहीं हो रहा है और कई देशों की क्रेडिट रेटिंग गिर गई है। चौथा कारण है खाद्य कीमतों में वृद्धि। पिछले साल लगभग सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य कीमतों में 5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। फिर हुआ यूक्रेन का युद्ध और इससे इस सारी प्रक्रिया में तेजी आई। दुनिया अब अधिक ध्रुवीकृत हो गई है और कई लोग अपने पुराने हिसाब चुकाने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि महंगाई की चिंता आने वाले समय तक बनी रहेगी। कई लोगों को ये भी डर है कि सबसे बुरा वक्त आना अभी बाकी है। जब भारत में महंगाई आई तो इसके लिए जमीन पहले से ही तैयार थी। 2016 से पहले से ही अर्थव्यवस्था धीमी हो रही थी। हमारा देश सबसे अधिक ईंधन की कीमत वाले देशों में से एक है। इसी कारण भारत के पास कच्चे तेल की कीमतों में नए उछाल का सामना करने के लिए बहुत कम जगह थी। फिर भी सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी। 1 मई 2020 को 69.5 रुपए से 2 साल में पेट्रोल की कीमत 105.4 रुपए हो गई। इस बढ़ोतरी ने लगभग सभी चीजों की कीमतों में और उछाल ला दिया। साथ ही रुपए का अवमूल्यन हुआ, जिससे बोझ बढ़ गया। और सरकार ने क्या किया? वही जो वो हमेशा करते हैं, समस्या को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब जब सरकार मानेगी ही नहीं कि ये समस्या है, तो समाधान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा का जिम्मा लिया, लेकिन उसके बाद गेहूं का निर्यात ही बंद करना पड़ा। वित्त मंत्रालय ने एक दिलचस्प काम और किया। एक सर्वे कराया गया ये साबित करने के लिए कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की हालत उतने बुरे नहीं है जितना बताया जा रहा है। यहाँ तक कि लगातार बढ़ रही महंगाई को वित्त मंत्रालय ने वरदान बताया, जो धन दौलतों को गरीबों के पक्ष में पुनर्वितरित करने में मदद कर रही है। जिस दिन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अप्रैल महीने की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिससे कि महंगाई मापते हैं, और खाद्य महंगाई दर जारी की, वित्त मंत्रालय ने उसी दिन पिछले वर्ष का संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और खाद्य महंगाई दर जारी कर दी। अप्रैल महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.8% रहा, जो कि 8 साल में सबसे ज्यादा है, और खाद्य महंगाई दर 8.4% रही,
जबकि वित्त मंत्रालय ने गत वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.5% और खाद्य महंगाई दर 3.8% बताई थी। अगर आप दोनों आंकड़ों को सही मानते हैं तो पिछले साल महंगाई दर बहुत कम थी और इस साल पहले महीने यानी कि अप्रैल में अचानक से महंगाई दर आसमान छू गई है ना बढ़िया कहानी। अब सवाल बनता है कि वित्त मंत्रालय इन आंकड़ों पर कैसे पहुंचा। घरेलू खर्च के पैटर्न का विश्लेषण किया गया और ये विश्लेषण नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 10 साल पुराने मासिक प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़ों पर आधारित था। अब सवाल आता है कि मिनिस्ट्री अभी तक 10 साल पुराने आंकड़े क्यों काम में ले रही है? क्या उनके पास नए आंकड़े नहीं हैं? क्या NSSO पिछले 10 साल से सो रहा था? आइए वित्तीय जगत के जाने माने पत्रकार प्रसन्ना मोहंती से जानते हैं। After 2011-12, there was 17-18 NSSO data on household consumption expenditure, but this was junked, raising questions about its data quality, whereas it was inconvenient for the government because it was showing that the real consumption expenditure had fallen, indicated that poverty is growing, and government didn't want to show that. But that is no excuse. You can always carry out a phrase survey. You did that for National Health Survey of 19 to 21, which was released last month. You did carry out civil registration system survey for excess COVID death in 2020. So you have been doing. So government can do it. It has massive resource at its disposal. That is not an excuse. It's being used because you don't want to show contemporary realities. फिर भी उन्होंने ये अध्ययन सदियों पुराने आंकड़ों पर किया और वित्त मंत्रालय का निष्कर्ष कुछ ऐसा रहा। गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों पर महंगाई का असर कम रहा, जबकि अमीरों पर महंगाई का असर ज्यादा रहा और इस तरीके से आय का पुनर्वितरण गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पक्ष में हो रहा है। खाद्य महंगाई दर बहुत कम है और जब गरीब जनता खाने पीने पर ज्यादा पैसे खर्च करती है तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। चलिए एक क्षण के लिए बढ़ती महंगाई सिद्ध करने वाले सारे आंकड़े भूल जाते हैं और वित्त मंत्रालय की बात मान लेते हैं कि मार्च के महीने तक महंगाई दर बहुत कम थी। लेकिन कितनी कम थी? उनके अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.5% रहा, लेकिन तब भी RBI के 4% के लक्ष्य से बहुत ज्यादा है। क्या इससे गरीबों पर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा? चलिए ये भी मान लेते हैं कि ईंधन और अन्य चीजों की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति कम थी, लेकिन इससे यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि अमीरों को गरीबों से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? अमीरों का कुल उपभोग खर्च उनकी कुल आय का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि अधिकांश गरीब लोगों की आय भोजन और पोषण में चली जाती है। यह बातें तो हर आम आदमी जानता है। अमीर बहुत पैसा बचाते हैं और गरीबों के पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचता है। To know the impact of inflation, you have to compare the income level of the rich and the poor and the savings of the rich and the poor. There is a huge gap. For a rich man, inflation is a minor irritant. For a poor, it is a question of survival. So when you are comparing and talking about redistribution of income, then you should talk about income levels. Has the income of poor gone up? Has the income of rich gone down because of this inflation? No. It's obvious that this line of argument is completely flawed, dubious. It has no economic basis, and it is only to give a positive spin to a negative story. लेकिन वित्त मंत्री की स्टडी टीम का दावा है कि गरीबों के पक्ष में आय का पुनर्वितरण हो रहा है। इसका मतलब है कि आय असमानता में कमी आई है। नीचे के 20% की आय बढ़ रही है, जिससे शीर्ष 20% और मध्य वर्गीय 60% के बीच का अंतर कम किया जा सकता है। और यही शायद इस साल का सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि पिछले दिनों के हर अध्ययन से, हर स्टडी से ये पता चलता है कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में आय और धन असमानता तेजी से बढ़ी है। विश्व असमानता रिपोर्ट, असमानता पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट, आय और धन वितरण पैटर्न के हाल के ही 2 अध्ययन इस मुद्दे पर ढेरों आंकड़े पेश करते हैं। वित्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस तरह के अध्ययनों को त्रुटिपूर्ण और इनकी कार्य प्रणाली को संदिग्ध बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन क्या वित्त मंत्रालय के पास धन और आय की असमानताओं पर कोई प्रामाणिक अध्ययन है? क्या 10 साल पुराने NSSO सर्वेक्षण के अलावा बेरोजगारी या गरीबी पर, उपभोग व्यय पर कोई अध्ययन है? हमारी जानकारी में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों की प्रतिक्रिया के डर से एक रिपोर्ट जो कुछ साल पहले कचरे में फेंक दी गई थी। सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से कोई स्टडी, कोई अध्ययन क्यों नहीं करवाया जा रहा? खैर, अध्ययन होना हो, वास्तविकता हमारे सामने है। उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स के अलावा थोक मूल्य इंडेक्स भी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष में यह कुल मिलाकर 12.9% था और अगले मार्च के महीने में ये 14.6% था। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स उत्पादक स्तर पर कीमतों को मापता है। बढ़ते थोक मूल्य इंडेक्स का मतलब है कि यह थोड़े समय में उपभोक्ताओं तक भी पहुंच जाएगा, इसलिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। RBI रातों रात अपनी मौद्रिक नीति को उलट रहा है, लेकिन क्या इससे देश बच पाएगा? You cut down oil taxes now. You could have done that 2 months back, 3 months back, because inflation was going up. In December, it had crossed 6%. You know, oil taxes are very high. Now you are cutting it down. You could have done it 1 month, 2 months earlier. You should have clarity. Say, for example, you banned wheat export. 4 days later, you said that all those consignments waiting at the port to be sent across and certain conditionalities have been fulfilled, those would be allowed. But for 4 days, you created that chaos because you announced export ban overnight without applying your mind. So this knee-jerk reaction where you don't know what to do because you don't have a clarity, you don't have people who are discussing these things and arriving at a decision. यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के साथ ही फरवरी से ईंधन की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी आई। दिसंबर में ही महंगाई ने 6% का आंकड़ा पार कर लिया था। रिजर्व बैंक की 2 स्टडी रिपोर्ट्स ने 2021 में ही चेतावनी दी थी कि प्रोत्साहन पैकेज और सस्ती क्रेडिट सुविधाएं अर्थव्यवस्था को कर्ज के जाल में डाल देगी। तब समस्या यह थी कि देश में मांग की कमी थी और इस नीति का उद्देश्य माल की आपूर्ति को बढ़ावा देना था। आय न होने के कारण उपभोक्ता खरीदारी नहीं कर रहे थे। माल गोदामों में भरे रहने की वजह से उत्पादकों ने उत्पादन कम कर दिया और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नया ऋण नहीं लिया गया। इस तरह बैंक पैसों से भरे ही रहे और यह पैसा रिवर्स रेपो खातों में वापस चला गया, जिस पर RBI को ब्याज भी देना पड़ा। और अब सबसे बड़ा सवाल, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन को समाहित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने की जरूरत थी। सरकार और RBI को सब पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए मई तक इंतजार क्यों किया? GDP पर केंद्र सरकार का कर्ज 3 साल में 45% से बढ़कर 59% हो गया है और इसके अधिकांश ऋण आंतरिक ऋण हैं। कर्ज पर आपको ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है और सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में ब्याज के रूप में 8 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया है। यह कुल खर्च का करीब 22% है और अगर बैंक की दरें बढ़ती हैं तो सरकार की देनदारी भी बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, न कि सरकार का निजी बैंकर, लेकिन ऐसा लगता है कि उल्टा हो रहा है। महीनों से देश के नागरिक महंगाई की मार झेल रहे हैं, लगभग हर चीज के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं ताकि सरकार की देनदारी ना बढ़े और वो सुरक्षित रहे। और अब जब हालात बिगड़ने लगे तब जाकर रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की है। क्या इन नीतियों का कुछ वास्तविक असर पड़ेगा या अब काफी देर हो चुकी है? आने वाले समय में ये जल्दी ही पता चल जाएगा। हम भी जल्दी ही वापस आएंगे। देखते रहिए हमारा पैसा हमारा हिसाब।